नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी हरियाणा के अंदर भाजपा में फंसा है पेंच। जी हां दोस्तों, शपथ ग्रहण से पहले ही मचा हड़कंप भाजपा के अंदर। जानेंगे इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रही है। और इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर में बात होगी जम्मू कश्मीर में सीएम का शपथ ग्रहण हो चुका है। तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं, वहां से भी एक चौंकाने वाली अपडेट आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में बात होगी ईडी पर उठे सवाल। चंद्रबाबू नायडू को लेकर के है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ही टिकी हुई है और ईडी को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास यहां पर चुनावी प्रक्रिया पर पूरी तरह से बना रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को कि क्या हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा में होगी बगावत। खबर सामने निकल के आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा में गुटबाजी यहां पर बढ़ चुकी है। क्या विधायक दल की बैठक में यहां पर कोई बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। शपथ से पहले 2 दिन चंडीगढ़ में ही रहेंगे यहां पर बीजेपी के सभी 48 विधायक। आदेश जारी कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। क्या यहां पर भाजपा को अपने विधायकों के टूट का डर है। क्या अनिल विज और राव इंद्रजीत पार्टी से नाराज चल रहे हैं, यह भी यहां पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही नेता सीएम पद पर दावा ठोकते रहे हैं। और वहीं क्या यहां दोनों दिग्गज ही बिगाड़ेंगे नायाब सिंह सैनी का खेल। कई तरह के सवाल उठने लगे हैं बीजेपी के इस फैसले के बाद कि 2 दिन तक 48 जितने भी विधायक है भाजपा के सभी यहां पर चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे। अमित शाह हरियाणा पहुंच ही चुके हैं। विधायक दल की बैठक होगी और उसमें देखा जाएगा कि यहां पर किसको विधायक दल का नेता चुना जाता है। दोस्तों ये अपडेट आई है सामने। लगातार भाजपा के अंदर कई खेमे देखने को मिल रहे हैं। गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है भाजपा के अंदर हरियाणा में। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चले। अपडेट आ रही है उमर अब्दुल्ला ने ली है सीएम पद की शपथ। रविंद्र रैना को हराने वाले सुरिंदर सिंह चौधरी होंगे डिप्टी सीएम। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनकी कैबिनेट में 5 विधायकों को जगह मिली है। कांग्रेस से फिलहाल किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। और वहीं समारोह में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीआई नेता डी राजा समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता यहां पर शामिल हुए। दोस्तों देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सीएम ने शपथ भी ले ली है। सरकार का गठन भी हो गया है केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर में। और सीएम बनते ही उमर अब्दुल्ला ने यहां पर मांग उठाई है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल प्रभाव से यहां पर बहाल किया जाए। यह भी दोस्तों खबर आई है जम्मू कश्मीर से। इसके साथ ही एक जो सबसे चौंकाने वाली अपडेट आ रही है वो यहां पर टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और ईडी को लेकर के है। जी हां दोस्तों, ये खबर सुनकर देख करके आप लोग हैरान रह जाएंगे। ईडी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, क्लीन चिट दे दी गई है ईडी की तरफ से। उनकी पार्टी टीडीपी के समर्थन पर केंद्र सरकार टिकी हुई है। वो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में पिछले साल 53 दिन जेल में रहे थे। ईडी का केस इसी घोटाले पर था, लेकिन अब ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद ईडी के ऊपर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दोस्तों यहां पर पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के जेल में बिताए वो 53 दिन कौन वापस करेगा। नायडू जी पर आरोप था कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में घोटाला किया है। ईडी ने इस केस में मुख्यमंत्री जी को बेदाग पाया है। उम्मीद है कि दोषी के खिलाफ में जल्द ही कार्रवाई होगी। और वहीं आप लोगों को बताते चले, एक अन्य यूजर ने कहा यह जादू इसलिए हुआ क्योंकि वह मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। नरेंद्र
मोदी का विरोध करो तो भ्रष्टाचारी हो जाओगे, उनके साथ आ जाओ तो सारे ही केस खत्म कर लिए जाएंगे। ऐसा यहां पर कई लोगों के मामले में देखने को दोस्तों मिल चुका है। दोस्तों अब यहां पर ईडी पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ईडी निष्पक्ष तरीके से काम करती है या नहीं। ईडी के ऊपर यहां पर भ्रष्टाचार को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। केंद्रीय एजेंसी है, यहां पर निष्पक्ष काम करना चाहिए, लेकिन क्या यहां पर भ्रष्टाचार रोक पा रही है ईडी। दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी विरोधी दल का नेता होता है उस पर केस लादे जाते हैं, और जो जैसे ही वह नेता भाजपा के समर्थन में आता है तो ईडी वाले कहते हैं कि यह नेता तो निर्दोष है, सारे केस हम वापस ले रहे हैं, इनके खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। कहीं कहीं पर तो ईडी यहां तक कह देती है कि फाइल ही गुम हो गई है, सबूत अब हमारे पास में नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे देश में केंद्रीय एजेंसियां काम करती हुई नजर आ रही हैं मोदी सरकार के राज में। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों बिहार से बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। नीतीश कुमार करने जा रहे हैं क्या कुछ बड़ा खेला, बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, कुर्सी जाने का सताने लगा है डर। दोस्तों खबर ही इतनी चौंकाने वाली आ रही है बिहार से। बिहार एनडीए में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर के बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आमने सामने है। दरअसल दोस्तों बताते चलें, बीजेपी के विधायक और पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर ने यहां पर केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाकों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, और इसी पूरे मामले पर जेडीयू यहां पर भड़क गई है। जी हां दोस्तों, जेडीयू ने बीजेपी नेता के बयान पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। दोस्तों बीजेपी बिहार के चुनाव से पहले इस तरीके की रणनीति पर काम कर रही है जिससे कि नीतीश कुमार को यहां पर जबरदस्त तरीके से झटका दिया जा सके। जो भी उनका वोट है उसको यहां पर जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। बीजेपी इसी पर काम कर रही है ताकि नीतीश कुमार की ज्यादा से ज्यादा सीटें कम की जा सके। यानी कि भाजपा जो मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोकती रही है उसी के तहत रणनीति के तहत में काम किया जा रहा है, जिसको अब नीतीश कुमार अच्छे से समझने लगे हैं दोस्तों यहां पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर खुल करके बोले हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। हरियाणा चुनावी नतीजों पर सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। यह सत्यपाल मलिक का बयान आया है। जिस देश ने ईवीएम बनाई वहां पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। देश को बहुत ही जरूरत है बैलेट पेपर पर लौटने की। ये सत्यपाल मलिक ने यहां पर बहुत ही बड़ा दोस्तों बयान जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि देश के अंदर जितने भी चुनाव होने चाहिए वो यहां पर बैलेट पेपर के जरिए ही होने चाहिए। आप लोग दोस्तों सत्यपाल मलिक के बयान से अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।